नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ टुडे वी विल डू सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऑनवर्ड्स हम लोग की जर्नी हो जाएगी शुरू। चलिए साहब, this is section 10 and first question in your prelims will come fill this, which section deals with the topic of res sub judice। res sub judice का टॉपिक कौन से सेक्शन में है? इट इज सेक्शन 10 में, या आप इसे बोल सकते हैं स्टे ऑफ सूट। which section deals with the stay of suit? this is the first question for your prelims and this is the question देखिए क्या है, which of the following sections of CPC deals with the stay of suits? section 10 P4 prelims, यहीं से पहला क्वेश्चन आएगा आपको ये। I hope you got it। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज एम्बॉडीड अंडर सेक्शन ऑफ सेक्शन 10। यहां से क्वेश्चन मिलेगा एंड दिस इज द बेरेक लैंग्वेज ऑफ सेक्शन, दिस इज द बेरेक लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन 10। नो कोर्ट शैल प्रोसीड, प्लीज सी द लैंग्वेज, प्लीज सी द लैंग्वेज। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल, यानी कि यहीं से समझ जाइए, आपको यहीं से समझिए इस बात को। This is the language. No court shall proceed means stay, stop here itself. No court shall proceed, कोई भी कोर्ट, कोई भी न्यायालय ट्रायल के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन अदर वर्ड्स, प्लीज होल्ड इट, प्लीज स्टे द ट्रायल, स्टे द सूट। जो जहां पर कार्यवाही है उसको वहीं पर रोक दिया जाए। आर यू गेटिंग? फ्रॉम यहीं से वो निकलता है कि वाई इट इज कॉल्ड स्टे ऑफ सूट। क्यों कहते हैं यहाँ पर? बिकॉज ऑफ द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ सेक्शन 10। दिस इज सेक्शन 10। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। सही है, तो दिस इज द मैंडेट ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 का यही मैंडेट है कि कोई भी कोर्ट ट्रायल के लिए आगे नहीं बढ़ेगी। अब क्यों नहीं बढ़ेगी? उसकी सर्टेन कंडीशंस हैं। when it shall stay the suit, when the res sub judice will apply, there are certain conditions and you must know वो कौन कौन सी conditions हैं। वो conditions आपको आ जाएंगी और वहीं से question भी आएगा। Because section 10 is important for your mains as well, तो I recommend to all of my students of foundation course that they must learn these sections wholeheartedly, by heart याद कर लेना चाहिए, because you can expect questions from the language of this section. So please try to understand। मैं यहाँ पे सब आपको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। यू कीप ऑन हाईलाइटिंग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप लोग इसको रिवाइज भी करेंगे। ठीक है सब, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। विच सूट? कौन से सूट की बात कर रहे हैं? इन विच द मैटर इन इशू
is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit. ये समझिए कि कौन से सूट के ट्रायल में, it means there are two suits. It means there are two suits and एक है one suit is what previously instituted suit. Previously instituted कि इस सूट को इंस्टीट्यूशन पहले ही हो चुका है. इट मीन्स ऑलरेडी एक सूट कंटिन्यूइंग है. इसको आप लोग इलस्ट्रेशन समझते हैं हम लोग. दिस इज द इलस्ट्रेशन फॉर यू. ए द टेनेंट, इस इलस्ट्रेशन को पढ़िए आप लोग. हाँ जी. ए इज द टेनेंट फाइल्स ए सूट, ठीक, फॉर परमानेंट इंजंक्शन. सो अगेंस्ट द बी लैंडलॉर्ड फॉर नॉट टू बी डिस्पोजेस्ड. ये एक सूट है जो फाइल किया, ए ने फाइल किया. किसने फाइल किया? ए ने फाइल किया. किसके विरुद्ध फाइल किया? अगेंस्ट बी के किया. ए कौन है? ए इज द टेनेंट. बी, हु इज बी? बी इज द लैंडलॉर्ड. सो ए द टेनेंट फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी हु इज द लैंडलॉर्ड. व्हाट इज द पर्पस? नॉट टू बी डिस्पोजेस्ड, कि मुझे डिस्पोजेस्ड ना किया जाए एक्सेप्ट बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि दिस लैंडलॉर्ड को रोका जाए. This suit has been filed by A against B for the injunction, permanent injunction. The landlord should not evict me except by the due process of law. जबरदस्ती से, अनलॉफुल मीन से मुझे ना निकाले, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से निकाले. इसके लिए मैंडेटरी इंजेक्शन, परमानेंट इंजेक्शन के लिए उन्होंने सूट फाइल किया. तो दिस सूट को हम लोग कह रहे हैं दिस इज द प्रीवियस सूट. ये पहला सूट हो गया. दिस इज द प्रीवियस सूट. ठीक है. अब आइए प्लीडिंग दैट बी, इसको छोड़ दीजिए, क्या हुआ है आगे. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अबव सूट. अब ये सूट पेंडिंग ही है. बी अटेम्प्ट्स, यानी कि लैंडलॉर्ड अटेम्प्ट्स टू फोर्सफुली डिस्पोजेस ए. ए को फोर्सफुली निकालने की कोशिश करता है. एंड नाउ ए फाइल्स अनदर सूट, यानी कि सब्सिक्वेंट सूट हो गया. पहले एक सूट चल रहा है, अब ये दूसरा सूट हो गया फॉर द इंजंक्शन अगेन. सो यू नोट देयर वाज ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट and now this is a situation when there is now subsequent suit. So there may be situations when there are two suits, previously instituted suits and this subsequently instituted suit. बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर दो सूट की बात कर रहे हैं. ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की. प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट का मतलब क्या हुआ. अब यहाँ पे इन दोनों में देखिए, दोनों ही केसेस में इसको आप ऐसे देखिए. दिस इज पार्टीज in previous suits are same. Suit for permanent injunction, again the parties are same. Suit is subsequent suit and another suit. तो more and less. So you have seen the concept. इसमें क्या है कि अगर same parties के बीच में there are two suits, previously instituted suit and the now this suit. So the subsequent suit is to be stayed. The subsequent suit shall be stayed by the court. ये पूरा कॉन्सेप्ट है रेस सब जुडिस का. तो यहीं की जो टेक्निकलिटीज है, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन. अभी तो मैंने इसका मीनिंग समझाने की कोशिश की, आपको एक इलस्ट्रेशन समझाया मैंने आपको. अब इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं. क्या पार्ट है इसका? एंड दिस इज, कहाँ गया पेन? दिस इज, प्लीज से दिस, प्लीज से दिस. Between the same parties or between parties under whom they or under them claim litigating under the same title. इसको समझने की कोशिश की बस कि ऐसे याद कीजिए. अब ये देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ, ऐसे याद कीजिए. मेरे ख्याल से इसको ऐसे समझना चाहिए. पहली बात क्या है, जो ओपनिंग वर्ड्स हैं, ओपनिंग वर्ड्स क्या है ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, शायद जल्दी समझ में आएगा. नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी कोर्ट, है ना. नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, कि कोई भी कोर्ट किसी सूट की ट्रायल में प्रोसीड नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी. तो क्यों नहीं बढ़ेगी भाई, क्यों नहीं बढ़ेगी, कब नहीं बढ़ेगी? व्हाट आर दोज कंडीशंस एंड दीज आर द कंडीशंस. नंबर 1, ऐसे पढ़िए आपको, देयर मस्ट बी टू सूट्स, पहली कंडीशन. और ये यहीं से क्वेश्चन आएगा आपको कि फॉर द पर्पज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 की एप्लीकेशन के लिए व्हाट आर द कंडीशंस. ये आपको रटी होनी चाहिए बुरी तरीके से. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वन.
एंड थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि हमें प्रीलिम्स के लिए कोर्स भी खींचना है थोड़ा सा आगे। नंबर 1, देयर मस्ट बी 2 सूट्स, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, है ना। अभी टेनेंट और लैंडलॉर्ड का एग्जांपल दिया है। वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड अदर इज व्हाट, सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। नाउ कैसा, इन विच मैटर इन इशू is also directly and substantially in issue in the previously instituted suit। ये समझिए क्या है ये। अब क्या मतलब मैटर इन इशू, बस ये लाइन समझनी है। इन विच यानी कि सब्सिक्वेंट सूट में, सब्सिक्वेंट सूट में जो मैटर इन इशू है। मैटर इन इशू का मतलब क्या होता है? मैटर इन इशू का मतलब है कि इफ आई एम एलिजिंग समथिंग, मेरे ख्याल से मैं दिखाता हूं आपको शायद ये, मैटर इन इशू का मतलब क्या होता है इसको समझिए। मैटर इन इशू, एक वर्ड आया मैटर इन इशू। मैटर इन इशू का मतलब क्या होता है इसको समझिए। द राइट्स लिटिगेटेड बिटवीन द पार्टीज, फॉर व्हाट राइट्स वी आर लिटिगेटिंग। मैं और आप किस राइट के लिए लिटिगेट कर रहे हैं, उन इश्यूज को हम बोलते हैं मैटर इन इशू, या इनको हम फैक्ट्स इन इशू भी बोल सकते हैं। कब कहेंगे कि वेदर ए इशू कैन बी कंसिडर्ड बी मैटर इन इशू और नॉट इफ इट इज एलिज्ड बाय वन पार्टी। ध्यान कर लेना, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बहुत सरसरी तौर पर पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आई एम गोइंग इनटू डेप्थ ताकि आप सारे क्वेश्चंस कर पाए सेक्शन 10 के। देखिए इन वर्ड से क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द मैटर इन इशू। मैटर इन इशू के मीनिंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। इसका मतलब क्या है? द मैटर इन इशू मीन्स द राइट्स लिटिगेटेड बिटवीन द पार्टीज, वो अधिकार जो पक्षकार हैं सूट के, उस वाद के जो पक्षकार हैं उनके मध्य जिन राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई चल रही है, उनको हम बोलते हैं मैटर इन इशू। इसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इट इज एलिज्ड बाय वन पार्टी, एक पार्टी उसको एलिगेशन कर रही है, एलिज्ड कर रही है मींस क्लेम कर रही है, एंड सेकंड पार्टी ईदर इट इज डिनाइंग और इट इज एडमिटेड either expressly or impliedly। समझे? if this is the situation then we say this is the meaning of matter in issue। तो matter in issue दोनों ही सेम में, दोनों ही सूट्स में, जो पहला सूट हुआ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड यानी कि S1 S2 कहते हैं हम लोग। प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में यानी कि S1 में और S2 में दोनों में ही मैटर इन इशू सेम होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए। इसको दोबारा पढ़िए आप, देखिए इस लैंग्वेज, इस मीनिंग के साथ साथ देखिए क्या, ये मैंने आपको मैटर इन इशू का मीनिंग समझाया। ये समझे नहीं समझे बताइए पहले आप। मैटर इन इशू का मीनिंग समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए, हाँ है ना? डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैटर इन इशू और नॉट? वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी सारी। फाइन। So matter in issue is also directly and substantially in issue। So this matter matter in issue is also in the same in both suits directly and substantially matter in issue same है। ये कंडीशन हो गई है आई होप, और यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर सच सूट यानी कि प्रीवियस सूट S1 इज पेंडिंग इन द सेम और इन एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड और एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बियॉन्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैविंग लाइक जुरिस्डिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। देखिए ये सेक्शन 10 का सेकंड पार्ट पढ़ा मैंने आपको लिए, इसको समझाता हूं मैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? अभी हम लोगों ने दो चीज देख ली, 2-3 पॉइंट देख लिए। पहली बात, इफ द पार्टीज आर सेम,
if the parties are same and the matter in issue are substantially directly and substantially same, है ना, between the same parties और द क्लेम, वो बाकी सारे जो छोड़ दीजिए, पार्टीज आर सेम और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर देयर, दे आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। लेकिन क्वेश्चन यहां से आता है कि जो प्रीवियसली सूट है वो कहां पेंडिंग होना चाहिए, वेदर इट शुड बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन, कि वेदर फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 10 इट इज नेसेसरी दैट द प्रीवियस सूट शुड बी पेंडिंग इन द सेम कोर्ट। ना तो जो सेक्शन 10 का सेकंड पार्ट है उसकी लैंग्वेज से आपको जवाब मिलेगा, उसको दोबारा पढ़िए। अब आइडेंटिफाई कीजिए कोर्ट कौन कौन सी हैं। देखिए, वेयर सच सूट इज पेंडिंग, देखिए वेयर सच सूट इज पेंडिंग, समझे, कहां पर, इन द सेम, यानी कि पहली कोर्ट, इन द सेम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इन इंडिया, दिस इज सेकेंड कोर्ट, दिस कोर्ट कैसी हो, हैविंग jurisdiction to grant the relief claimed, you can say it is the competent court. So one is the either this suit is pending in the same court, एक वन हुआ ये एंड सेकंड हुआ टू ये, इन इंडिया एनी अदर कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। एंड थर्ड क्या है, एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, यानी कि थर्ड कोर्ट हो गई ये। कैसी कोर्ट, बियॉन्ड इंडिया कैसी होनी चाहिए, एस्टैब्लिश्ड, देखिए ऐसे, एस्टैब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैविंग लाइक जुरिस्डिक्शन, ये थर्ड कोर्ट हो गई। और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ये हो गए 4 कोर्ट्स। सो देखिए 4 कोर्ट्स हो गई। आप देखिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस सेक्शन 10 को मैंने कई क्लास में पढ़ाया हुआ है, बहुत सारी क्लास लेनी पड़ी, जैसे मल्टीपल क्लासेस हुई फाउंडेशन कोर्स में, तब जाकर रिकॉर्डिंग हुई। तो इसमें और इसमें एकदम अप्रोच चेंज हो चुकी है। यहाँ पर सेक्शन 10 में क्या है, अभी क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कि कहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से पिक करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन आई बिलीव कि आपको सबको आता है ये। तो एक क्वेश्चन आपको इन कोर्ट्स के आइडेंटिफिकेशन से आएगा। कौन कौन सी कोर्ट्स आई आपको, इट मे बी द सेम कोर्ट, इट मे बी द सेम कोर्ट जहां सब्सिक्वेंट सूट लिखा आप लेकर आ रहे हैं, या कोई अन्य कोर्ट में पेंडिंग हो सकता है। कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने, कोई है क्या मेरे पास, हाँ मैं इसे समझाता हूं, अरे हाँ, कैसे हो सकता है कि मेरा एजेंट है कैलकाटा में एंड आई एम इन दिल्ली, माई एजेंट फाइल्स ए सूट इन कैलकाटा and on the same issue I filed say suit in Delhi. So now it is the previously institute suit किसका था, मेरे एजेंट ने जो पहले फाइल किया, वो सेम कोर्ट में नहीं है, वो दिस इज एनी अदर कोर्ट इन इंडिया हैविंग द सेम जुरिसडिक्शन। सो आइडेंटिफाई करना है आपको कोर्ट्स का, कौन कौन सी कोर्ट में वो इशू जो सूट है पेंडिंग हो सकता है, सेम कोर्ट में हो सकता है, इंडियन कोर्ट्स डिफरेंट इंडियन कोर्ट्स में हो सकता है, थर्ड ऐसी किसी कोर्ट में हो सकता है जो आउटसाइड इंडिया सिचुएट करती हो बट इट इज स्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, तीसरी कोर्ट हो गई, और इट मे बी पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट्स का आइडेंटिफिकेशन आपने किया या नहीं किया बताइए, यहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा। वी हैव सीन द निटिग्रिटीज ऑफ दिस सेक्शन। नाउ और कहां से क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन पिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर, यहां से देखिए, ये तो मैं बता ही चुका आपको, दिस इज सेक्शन इधर रेस सब जुडिस के नाम से आएगा या स्टे सूट सेक्शन 10 होगा। कहां से पार्ट पिकअप किया है, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ द कोर्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टे ऑफ द सूट, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे से क्वेश्चन यहां से आएगा, इट बार्स द, यहां से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स लाइन से, देखिए इट सेक्शन 10 इट बार्स द ट्रायल ऑफ एनी सूट नोट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सब्सिक्वेंट सूट। समझे, पहली बात यहां से क्वेश्चन आएगा, क्या समझे, इट बार्स द ट्रायल नोट द इंस्टीट्यूशन, इट मींस यू कैन इंस्टीट्यूट द सूट, दिस इज नॉट, सपोज करो कि यू हैव ऑलरेडी देयर इज अ सूट S1 पेंडिंग इवन इन द सेम कोर्ट एंड नाउ यू वांट टू इंस्टीट्यूट द सेकंड सूट, आपको सेकंड सूट फाइल कर रहे हैं उसमें, तो यू कैन नॉट बी स्टॉप्ड, this file you have right to institute the suit, but if the court is convinced then subsequent suit may be stayed। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 10
ट्रायल बार करता है या इंस्टीट्यूशन को बार करता है? आंसर इज, यहां इस लाइन को रख लीजिएगा, इट बार्स द ट्रायल नॉट द इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन बार्ड नहीं है, ट्रायल बार्ड है। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा? सब्सिक्वेंट सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड बट इट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेड। अगेन यू विल सी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स फ्रॉम दिस लाइन। व्हाट विल बी द फेट ऑफ द subsequent suit? Subsequent suit cannot be dismissed, it will not be dismissed, it will be only be stayed। ये वो पंच लाइनें हैं जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इनको एकदम रट लीजिए बस, इन लाइनों को, उद्धार हो जाएगा आपका। कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूं, जहां जहां से पिक कर रहा हूं क्वेश्चन कहां कहां से आने चाहिए, मिलेंगे क्वेश्चंस आपको यहां से। सो द रूल ऑफ सब जुडिस अप्लाइज टू द ट्रायल ऑफ सूट्स, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है। एंड दिस इज if two suits between same parties involve same subject matter, same question, then suit should be stayed। कौन सा सूट, यहां से क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सा सूट स्टे होगा। many times स्टूडेंट्स फोकस ओनली कि साहब सूट स्टे हो जाएगा, सूट स्टे हो जाएगा, ट्रायल स्टे हो जाएगी जी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कॉन्सेप्ट को कि फॉर्मर सूट स्टे करेंगे, सब्सिक्वेंट करेंगे। इट्स वेरी लॉजिकल, इट इज द सब्सिक्वेंट सूट। बोथ नहीं कर रहे, दोनों को नहीं करेंगे, ना ही फॉर्मर को करेंगे। एंड अगेन दिस इज द क्वेश्चन प्रीलिम्स से आएगा ही आएगा, अरशान बाबू याद कर लीजिएगा, इट इज द सब्सिक्वेंट सूट विच शुड बी स्टेड। ये क्वेश्चन आना ही आना है। आई बिलीव कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्लास है। नेक्स्ट, वही लाइन देखिए, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। अंडर सेक्शन 10 समझने की कोशिश कीजिए। अंडर सेक्शन 10 सीपीसी, ए कोर्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ए सूट बिफोर इट, ए कोर्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ए सूट बिफोर इट शैल नॉट प्रोसीड टू ट्राई दो इट में एंटरटेन सेकंड सूट। अब ये देखो उनकी लैंग्वेज समझिए, क्या क्या शब्द उन्होंने फोकस करे यहां पर। कैन एंटरटेन एंड ट्राई, कैन नॉट एंटरटेन प्रोसीड टू ट्राई, नीदर कैन एंटरटेन nor shall proceed। तो you will see if you don't have that kind of clarity, है ना, आप entertain proceed can not, इसमें ऐसा घूमेंगे समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि सूट को इंस्टीट्यूट कर देंगे, इंस्टीट्यूट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू फाइल द सेकंड सूट यू आर मोस्ट वेलकम, यू फाइल इट, बट if conditions of section 10 are applied, are satisfied, then you cannot proceed, this subsequent suit cannot proceed, this will be stayed, trial stay हो जाएगा। अब तो कर ही लेंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर आता है। कोर्ट कैन पास interim orders such as grant of injunction, stay, appointment of receiver। again P for prelims क्वेश्चन आता है यहां से। whether in the case of, even in such cases, क्या इस सेकंड जो सूट होगा क्या कोई रिलीफ कोर्ट ग्रांट कर सकती नहीं कर सकती? यस, interim orders can be passed, इट्स मे बी, हो सकता है अगर आपने ढंग से नहीं पढ़े तो आपको दिक्कत आ जाए, इन पॉइंट्स को भूलेंगे तो आप मार खा के आएंगे एग्जाम में। दिस कोर्ट कैन पास द इंटरिम ऑर्डर्स को पास तब भी किया सकते हैं। ये बड़ा आपको अजीब सा लगेगा कि स्टे भी करवा रहे हैं और इंटरिम ऑर्डर्स भी हो सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। इंटरिम ऑर्डर्स जैसे ग्रांट ऑफ इंजंक्शन हुआ, स्टे हुआ, रिसीवर का अपॉइंटमेंट हुआ, सच काइंड ऑफ ऑर्डर्स कैन बी पास। गांठ मान दीजिए पी फॉर प्रीलिम्स। दिस इज द क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश, in case of res sub judice under section 10 the court can pass interim orders, grant injunction, appoint a receiver, all of the above। this is the question आया हुआ है। next, court can examine the merits of the matter if the court is satisfied that subsequent suit can be decided purely on legal point। समझिए, एक मिनट, ये
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आएगा इसमें कि इफ दिस सब्सिक्वेंट सूट कैन बी डिसाइडेड प्योरली ऑन लीगल पॉइंट, तो इज इट पॉसिबल टू डिसाइड और नॉट? इट इज ओपन टू द कोर्ट टू डिसाइड द सच सूट। अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर आपने स्टे पर ही फुल स्टॉप लगा दिया कि आपने सेक्शन 10 में रे सब जुडिस स्टे से आगे समझना नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मिस कर डालेंगे, ध्यान रखना। तो सब्सिक्वेंट सूट में इंटरिम ऑर्डर्स कैन बी पास, नंबर 1 इफ इट कैन बी डिसाइडेड प्योरली ऑन लीगल पॉइंट्स, देन अगेन द कोर्ट कैन डिसाइड इट। P for प्रिलिम्स। समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको मैटर इन इश्यू का नंबर ये समझाया था, मैटर इन इश्यू का आपको मीनिंग में समझा चुका हूं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैटर इन इश्यू मे बी एन इश्यू ऑफ फैक्ट, इश्यू ऑफ लॉ और मिक्स इश्यू ऑफ लॉ एंड फैक्ट। अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा कि इट इज द रिक्वायरमेंट, इट इज द वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन दिस। एक मिनट, ये कैसा हो रहा है? It is the requirement of section 10 that the matter in issue must be directly and substantially same, ठीक है? But this matter in issue may be only of fact or of law or of both. तो ये क्वेश्चन आपके प्लेन्स में आएगा, तो प्लीज नोट डाउन द मैटर इन इश्यू मे बी व्हाट, मे बी एन इश्यू ऑफ फैक्ट हो सकता है, फैक्चुअल इश्यू हो सकता है, लॉ का लीगल पॉइंट पर हो सकता है, और इट मे बी ए मिक्स्ड इश्यू ऑफ लॉ एंड फैक्ट एज वेल, एंड दिस कैन बी ए क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। यहां से समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए। इतना पॉइंट समझ में आया नहीं आया? फास्ट प्लीज। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चन है? प्लीज रीड दिस एक्सप्लेनेशन। Dependency of a suit in the foreign court does not preclude the courts in India from trying a suit founded on the same cause of action। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब क्या हुआ कि if the cause of action is same, if the cause of action is same, number one, and if one suit is pending in the foreign court, one suit is pending in the foreign court, suppose there is a matrimonial dispute husband and wife के बीच में, and that is going in USA में एक matrimonial dispute या divorce केस चल रहा है USA में, so the suit is pending in the foreign court. Now the same cause of action, same divorce suit is being filed in India, तो this is the second suit हुआ, इसे हम बोलेंगे subsequent suit। तो whether this subsequent suit can be stayed or not, answer is no. Pendency in the foreign court does not preclude Indian courts from trying this suit। यहीं से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका। क्या क्वेश्चन आया देख लीजिए। सेक्शन 10 CPC does not apply when a previous suit is pending in the foreign court। समझे? इसको ध्यान रखना बस। इन द फॉरेन कोर्ट, ये कहां से मिलेगा क्वेश्चन आपको? एक्सप्लेनेशन 1 से क्वेश्चन मिलेगा, यूपी पीसीएसजे में, और छत्तीसगढ़ में आ चुका है क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन 1 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदर द पेंडेंसी ऑफ ए सूट, वेदर द पेंडेंसी ऑफ सूट कहां पर? इन फॉरेन कोर्ट, विल प्रिक्लूड द कोर्ट्स इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग ए सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अगेन यू सी एक्सप्लेनेशन 1 की लैंग्वेज है, आंसर इज नो। सो व्हाट इज द की पॉइंट फॉर यू? इट इज यहां पर जो कोर्ट्स हैं, whenever you face such kind of question on the basis of this section 10, you please round the court, whether it is the foreign court, कहीं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है।
तो उन 4 कोर्ट्स में जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, अगर पेंडेंसी वहां पर है देन सेक्शन 10 विल अप्लाई, बट इफ द previous suit is pending in the foreign court, section 10 will not apply. This is the legal point involved here. Next question, see this. Pendency of a suit in foreign court. The courts in India from trying it does not preclude. सेम लैंग्वेज क्वेश्चन आ जाता है, तो यहां से आया आपका एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्वेश्चन पे आता है कि what will be the effect of contravention effect if the decree has been passed, decree passed in contravention of section 10, section 10 को bypass करके decree has been passed, whether it will be a nullity or not. क्या nullity होगी? आंसर इज नॉट, इट इज नॉट nullity. एंड अगेन यू विल सी द प्रीलिम्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट on this point itself कि whether such decree which has been passed on the contravention of section 10 will be nullity or not. Answer is no, ध्यान रखना. And therefore cannot be disregarded in execution proceedings. This decree can be executed. You cannot take the plea in the execution कि sir this decree, this suit, the trial of this suit should have been stayed, but decree has been passed. If the decree has been passed, then it's a valid decree. It's not nullity. ये बात समझ में आई नहीं आई? जल्दी बताइए. So again यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको. These are the questions. A decree passed in contravention of section 10 is not a nullity. Decree passed in contravention of section 10 is not a nullity and therefore cannot be disregarded in execution proceedings. Please note down the case law. पुखराज डी जैन इतना याद कर लिए तब भी काम चल जाएगा प्रीलिम्स में आपके. नेक्स्ट केस. कैन ए डिक्री पास इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10 बी चैलेंज इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स? नो, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स. सेम पॉइंट पर घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा गया है आपसे. केस का नाम है पुखराज डी जैन, लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से. Next question. It lays down a rule of procedure, pure and simple, which can be waived by a party. Which can be waived by the party. So basically, if the parties waive their rights and expressly ask the court to proceed with the subsequent suit, they cannot afterwards challenge the validity of the subsequent proceedings. इसको समझ लीजिए क्या है. What is इसका मतलब क्या हुआ कि section 10 is laying down a rule of procedure. It is not dealing with your substantive rights. section 10 जो डील कर रहा है ये आगे एक प्रोसीजर की बात कर रहा है. तो पार्टीज ने अगर उसको वेव ऑफ कर दिया अपने आप ही, तो पहला क्वेश्चन ये आता है whether it can be waived or not. This can be waived by the parties. P4 prelims यहीं से क्वेश्चन आएगा. section 10 में पार्टीज ये कह सकते हैं we don't mind if the subsequent suit is continued. तो this is if it happens, then later on you cannot say it. You cannot afterwards challenge कि this suit should have been stayed, but this suit was not stayed. Now the decree passed is not executable. इसको execution नहीं हो सकता. It is not possible. If you have waived it, the decree is valid. ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. नेक्स्ट पार्ट. The order staying the proceedings can be made at any stage. Again P4 prelims question यहीं से आएगा. At what stage this order can be passed? Whether there is any age for passing this order under section 10. Answer is no. It can be passed at any stage को रट लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा रवि आपको. It bars the trial, no decision. तो बार बार लाइन आई रही है आपके साइड में. नेक्स्ट. This is whether section 10 provisions of section 10 are mandatory or not. Yes, these are mandatory, but a decree passed in contravention of section 10 is not a nullity. इसको मैं समझा देता हूं.
what is this? If the conditions of section 10 are satisfied, it means matter in issue is directly and substantially same between the same parties or the parties claiming under them under the same title. वो सारी situations पूरी अगर हो रही हैं and it is being objected by the one of the parties, then the subsequent suit shall be stayed. क्योंकि language क्या थी देखिए, if you forgot, this is the language. See the word, no court shall proceed. This is the mandatory provision. No court shall proceed. देख रहे हैं आप, शब्द shall है. No court shall proceed. So from here you can expect this. What I am saying that it is what mandatory provision. यहीं से क्वेश्चन आएगा. Whether it is mandatory or whether it is directory or discretionary, such kind of words will be there. But I hope कि you will not forget this is what mandatory. The decree passed in the contravention. It means what कि अगर सूट स्टे नहीं हुआ, सूट स्टे नहीं हुआ, इन दैट केस मैंडेटरी का मतलब यहां पर है कि कोर्ट इज बाउंड टू स्टेट, कोर्ट का डिस्कशन नहीं है इसमें. सो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता कि इसका मतलब क्या, मैंडेटरी है और कॉन्ट्रावेंशनल नलिटी भी नहीं है. इसको समझिए क्या है मैंडेटरी. द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 आर मैंडेटरी इन द सेंस कि इफ द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10 आर सेटिस्फाइड, then there is no discretion for the court. Court will have to stay the suit. इस सेंस में हुआ ये मैंडेटरी. Now if a decree has been passed, it means it was never challenged, this issue was not raised and decree has been passed. Subsequent suit which should have been stayed, लेकिन वो stay नहीं हुआ, either by waiver नहीं हुआ या और ये objection नहीं आया, whatever reasons, now decree has been passed. तो just because of this reason decree is not the nullity, वो decree nullity नहीं होगी. P for prelims. So ये भी हो गया. Next, देखिए क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आया हुआ है. The order staying the proceedings in subsequent proceedings can be at any stage. यहां से क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया. Section 10 can come into operation before filing WS, before settlement of issues, after settlement of issues, all of these. देख रहे हैं आप कितने ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से. आई बिलीव कि आप डीजेएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन. बिफोर फाइलिंग ऑफ द WS, क्योंकि सेक्शन 10 का ऑर्डर कैन बी पास एट एनी स्टेज. इसी पर क्वेश्चन कैसे दे दिया उन्होंने एट एनी स्टेज करके नहीं दिया. इन्होंने कहा कि वेदर इट कैन बी फाइल्ड बिफोर WS और नॉट. यस. कैन इट बी बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज? यस. कैन इट बी आफ्टर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज? यस. तो अगर आपने एक वर्ड याद रखा एट एनी स्टेज, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे. वेदर इट इज आफ्टर, बिफोर फाइलिंग ऑफ द WS, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, नो प्रॉब्लम इन दैट. दिस इज एट एनी स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स मे कम फ्रॉम द क्रॉस सूट्स. तो ये जो क्रॉस सूट्स पर क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि क्या अगर दो क्रॉस सूट है, क्रॉस सूट का मतलब है एक सूट में मैं प्लेंटिफ हूं, आप डिफेंडेंट है, दूसरे सूट में आप प्लेंटिफ हुए, मैं उसमें डिफेंडेंट हुआ. तो देयर आर टू सूट्स एंड द अपोजिट पार्टीज आर इन डिफरेंट कैपेसिटी हियर. तो दीज सूट्स आर क्रॉस सूट्स. तो यहां पर क्रॉस सूट्स में क्या किसी एक सूट को यहां पर स्टे किया जा सकता है? आंसर इज नो. इसको नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? बिकॉज रिलीफ क्लेम्ड, उसमें जो रिलीफ मांगे गए हैं दोज आर डिफरेंट होते हैं और वहां पर आइडेंटिटी ऑफ रिलीफ सेम नहीं है वहां पर. वो सही है. इसको बस कितने पॉइंट को याद रख लीजिए कि क्रॉस सूट्स में नो स्टे. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन यहां से क्वेश्चन आएगा वेदर द कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू स्टे और नॉट. समझे? तो दिस court under its inherent power can stay one of the cross suits, but such a stay is not contemplated by section 10. This is very important. समझिए. तो जब क्रॉस सूट्स की बात करेंगे हम, क्रॉस सूट्स कैन नॉट बी स्टेड अंडर सेक्शन 10, but it can be stayed under the
इनहेरेंट पावर यानी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट कैन वहां पर स्टे लगा सकते इफ इट इज। सो ध्यान रखना कि क्रॉस सूट को सेक्शन 10 में स्टे नहीं करेंगे, इनहेरेंट पावर्स में स्टे करेंगे। यहीं से प्रीलिम्स से क्वेश्चन आएगा आपको। अगेन इसके ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है कई बार आपके यहां से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। लाइन पढ़वाता हूं मैं आपको। दिस इज object of the res sub judice is to prevent the courts of concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigations। ये लाइन प्रीलिम्स में कई बार पूछी जाती है, समझे क्या मतलब कि if the courts of concurrent jurisdiction, जैसे सपोज सेक्शन 17 में है, सेक्शन 17 में different courts have jurisdiction to entertain the, तो those courts are having concurrent jurisdiction। अब court of Delhi is also having jurisdiction, court of Ghaziabad is also having jurisdiction। Now these two courts will be called concurrent courts of concurrent jurisdiction। तो ऐसी courts को multiple litigation ना हो जाए, multiplicity of litigation ना हो, parallel litigation ना चले, इससे प्रिवेंट करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव यही है। रेफ सब जुडिस का कॉन्सेप्ट को क्यों इनकॉर्पोरेट कर गया? बिकॉज ऑफ दिस, टू प्रिवेंट द कोर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन from entertaining the similar matters adjudicating upon the parallel litigations। सेम मैटर्स पर गाजियाबाद कोर्ट भी डील कर रही है, सेम मैटर्स पर दिल्ली कोर्ट भी डील कर रही है, ऐसा ना हो। और इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि बिकॉज अगर ऐसा होगा, यहां इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए क्या, द पॉलिसी ऑफ लॉ इज व्हाट टू कन्फाइन ए प्लेंटिफ टू वन लिटिगेशन, एक लिटिगेशन तक कन्फाइन रहे, एंड इफ द टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट ना आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी को ऑब्विएट किया जाए, समझे, ऐसी पॉसिबिलिटी को नेगेट किया जाए कि कॉन्ट्राडिक्टरी, सपोज कीजिए ऑन द सेम मैटर दिल्ली कोर्ट इज गिविंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, ऑन द सेम मैटर गाजियाबाद कोर्ट इज गिविंग इन द फेवर ऑफ डिफेंडेंट, ऐसे कैसे होगा? तो ऐसी सारी पॉसिबिलिटीज ना हो, इसलिए इस सूट को ये प्रोविजन लाया गया। सेक्शन 10 यहां से क्वेश्चन आता ही आता है आपको। सो बेसिकली दिस इज द पंच लाइन, यहां से क्वेश्चन आएगा। दिस सेक्शन इंटेंड्स टू प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस। किसी भी लाइन से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स से मिल सकता है। टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स कह दीजिए, टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस कह दीजिए। यहां से आपको क्वेश्चंस इन्हीं लाइन से मिलेंगे आपको यहां से। हाँ जी, एंड अगेन कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, देखिए, विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये सारी लाइनें उसमें आ सकती हैं। टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी, टू कन्फाइन द प्लेंटिफ टू वन लिटिगेशन, टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू द पार्टीज, टू गिव इफेक्ट टू द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा। इस तरीके की लाइनें आपको आपके इससे मिल सकती हैं। तो ये दो चार लाइनें नोट्स आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन, ये रहा कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंटेंडेड टू प्रिवेंट टू पैरेलल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 10, ध्यान रखना। सो इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 10, ठीक है सर। तो इस सेक्शन 10 को देखिए, मैंने आप लोग को अप्रिशिएट करेंगे इस बात को, मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं इसको सेक्शन 10 में केवल डायरेक्ट पढ़ाता और निकल लेता, उससे मेरी स्पीड तो बहुत अच्छी लगती है आप लोगों को, लेकिन वो ऑनेस्ट, मतलब ऑनेस्टली आपको मैं जो मुझे देना चाहिए वो नहीं दे पाता। तो आई ट्राई टू मेक नोट्स फॉर यू कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको दे दिए हैं। कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए थे, मैंने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। लगभग ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर ऑन सेक्शन 10 इटसेल्फ, ठीक है। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग, एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।